बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अरेबियन पेनिनसुला को और गल्फ़ कंट्रीज़ को हमने स्टडी किया था। टोटल गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो 8 कंट्रीज़ हैं: ईरान, इराक़, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है जी। क्योंकि ये गल्फ़ के साथ है तो इन कंट्रीज़ को बोलते हैं गल्फ़ कंट्रीज़। ठीक है जी। और उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी GCC। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। अच्छा, आज हम सऊदी अरेबिया जो पेनिनसुला है, इस अरेबियन पेनिनसुला को देखेंगे और सऊदी अरेबिया की टोपोग्राफी को स्टडी करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया की थोड़ी सी टोपोग्राफी देखते हैं। अच्छा जी, ये एक डायग्राम बनी हुई है सऊदी अरेबिया की। यहाँ पर गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर है रेड सी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और दरमियान में है ये सऊदी अरेबिया। यहाँ पर ईरान, ऊपर इराक़, ठीक है जी। नीचे कुवैत जो यहाँ पर बिल्कुल अटैच है इसके साथ, और एक आइलैंड है जिसे बोलते हैं बहरीन। और दरमियान यहाँ पर कतर है, और नीचे यहाँ पर UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। और यहाँ पर जो है बेसिकली वो है ओमान, और यहाँ पर यमन, ठीक है जी। और दरमियान में सऊदी अरेबिया है। अच्छा जी, अच्छा, सऊदी अरेबिया जो है बेसिकली वो एक डिज़र्टेड कंट्रीज़ है, ठीक है। सहरा है इसके अंदर, डिज़र्टेड है। और इसमें जो रेनफॉल तकरीबन टोटली होती है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है तकरीबन, ठीक है। तो ये वाला जो इलाका होगा वो कहलाता है रबउल खाली। ये वाला इलाका पूरा कहलाता है रबउल खाली। और यहाँ पर जो रेन होती है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है तकरीबन, ठीक है जी। और इसे बोलते हैं रबउल खाली या एम्प्टी एरिया भी बोलते हैं, और रबउल खाली भी बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये जो पर्शियन गल्फ़ है, इसके किनारों के साथ ये जो किनारे हैं यहाँ पर ऑयल के बहुत बड़े रिज़र्व मौजूद हैं। ये जो इलाका है ये वाला सारा, यहाँ पर ऑयल और गैस के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं, रिज़र्व मौजूद हैं। अब चूँकि सऊदी अरेबिया की जो लैंड है वो ज़्यादा सराउंड करती है इस पर्शियन गल्फ़ को, तो सऊदी अरब के जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कमांड है। इसके अलावा ईरान का वो हिस्सा जो पर्शियन गल्फ़ के साथ अटैच है वो भी इसमें आता है। ईरान इसके ऊपर कंट्रोल करता है। उसके बाद जो कुवैत है वो भी, कुवैत का ये वाला हिस्सा जो इसके साथ है पर्शियन गल्फ़ के साथ, वो अटैच करता है। वो भी, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल के रिज़र्व मौजूद हैं। बहरीन जो है, ठीक है, कतर, ठीक है। उसके बाद इराक़ का जो हिस्सा ये वाला है, ये जो इसके साथ अटैच करता है, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल के रिज़र्व मौजूद हैं। एक अंदाज़े के एक रिपोर्ट के मुताबिक, 1990s की रिपोर्ट के मुताबिक, उस वक्त के मुताबिक एक प्रूवन जो रिज़र्व थी उसके मुताबिक 1/4 क्वार्टर जो है ना वो सऊदी अरब में मौजूद है ऑयल रिज़र्व का। तो कितना, इतना बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑयल जो है वो यहाँ पर सऊदी अरब का जो हिस्सा है, यहाँ पर जो पर्शियन गल्फ़ के साथ है उसके अंदर ऑयल के रिज़र्व बड़े बड़े मौजूद हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो सऊदी अरब ने यहाँ की हुई है, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री जो है ना वो पेट्रोल के ऊपर चलती हैं, और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर वो फिर रिफ़ाइनरीज़ लगी हुई हैं जो ऑयल को ज़मीन से निकालती हैं। तो सऊदी अरब का बेसिकली जो है पेट्रोलियम डॉलर जो है ना इसकी इकॉनमी है, ठीक है जी। वो हम आगे देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं जी, और सऊदी अरब के वेस्ट साइड के ऊपर रेड सी मौजूद है, ठीक है। और ईस्ट साइड के ऊपर पर्शियन गल्फ़ मौजूद है, और साउथ ईस्ट के ऊपर ओमान मौजूद है, और साउथ वेस्ट के ऊपर जो है वो यमन मौजूद है। अच्छा, अब रेड सी के बिल्कुल पास में यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स मौजूद हैं, पहाड़ी सिलसिला एक मौजूद है, ठीक है। और ये जो पहाड़ी सिलसिला जो रेड सी के बिल्कुल अटैच करता है, साथ करता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब है मिनरल रिच है, मेटालिक माउंटेन्स हैं। इसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर,
और भी बहुत से जो मेटालिक जो धातें हैं वो पाई जाती हैं, जिनकी कीमत ट्रिलियन ऑफ डॉलर में है। तो सऊदी अरब जो है ना वो अब सोच रहा है कि वो सिर्फ ऑयल के ऊपर ही नहीं करेगा, वो जो अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको बढ़ाएगा और इन जो है पहाड़ों से ना, माउंटेन से जो मेटालिक्स हैं इनको भी निकालेगा, जो रिफाइनरीज़ हैं। तो जो सऊदी अरब है ना वो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है जो रेड सी के साथ ये जो वाले माउंटेन्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है ना ये जो रेड सी है, रेड सी के साथ ये जो माउंटेन्स हैं इनकी जो टोटल हाइट है, जो लेंथ है वो तकरीबन 10,000 फीट के करीब है, तकरीबन। ठीक है जी, इनकी जो लंबाई है। और यहाँ पर भी कुछ माउंटेन्स हैं ऊपर जॉर्डन वाले इलाके के ऊपर। अच्छा, अब जो रेड सी के से मॉइस्ट हवाएं आती हैं तो वो इन माउंटेन्स जो है ना उनको कैप्चर कर लेते हैं और यहाँ पर बारिश बरसाते हैं। अच्छा, अब जो है मक्का है वो यहाँ पर मौजूद है नीचे, ठीक है, और मदीना जो है वो थोड़ा सा नॉर्थ साइड के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर मक्का है और यहाँ पर मदीना मौजूद है। अच्छा, अब ये जो दरमियान वाला इलाका कहलाता है इसे बोलते हैं हम, ये वाला इलाका इसे बोलते हैं नजद। और नजद का जो कैपिटल है वो है रियाज़। ठीक है जी, रियाज़ बोलते हैं हम इसको। और ये वाला जो रेड सी के साथ इलाका जो अटैच करता है ये वाला, इसे हम बोलते हैं हिजाज़। ठीक है, जिसके अंदर मक्का और मदीना मौजूद है। ठीक है जी। उसके बाद जो रेड सी से माउंटेन्स जो पास हैं और जो मॉइस्ट हवा नीचे आती है रेड सी से बिल्कुल, तो माउंटेन जो है ना इन हवाओं को कैप्चर करते हैं और ये वाला जो इलाका है यहाँ पर बारिश बरसाते हैं। तो मक्का जो है वो तकरीबन डेजर्टेड इलाका है, बहुत ज़्यादा सहराई इलाका है। लेकिन जो मदीना जैसे जैसे आप नॉर्थ के ऊपर चले जाते जाएंगे तो वहाँ पर जो है मौसम वो खुशगवार होता चला जाता है। जैसे मदीना है ऊपर, मदीने से ऊपर जो है ना वो जॉर्डन ऊपर हो गया, इराक़, शाम, सीरिया। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे तो आपका जो है मौसम जो है वो खुशगवार होता चला जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं जो मक्का है वो बेसिकली हम सेंट्रल पॉइंट ऑफ अर्थ है। ठीक है, फोकल पॉइंट है पूरी ज़मीन का जो है ना वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये सेंट्रल बिल्कुल फोकल के अंदर पाया जाता है जो मक्का है। अच्छा, उसके बाद 1973 के अंदर जब इसराइल अरब वार हुई थी, 1973 के अंदर इसराइल अरब वार, तो उस वक्त का तो जो किंग था शाह फैसल, उन्होंने जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री थी ओपेक बनाया था। ठीक है, उनको इकट्ठा करके उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था। ठीक है जी। तो जो कंट्रीज़ जो उस वक्त इसराइल को सपोर्ट कर रही थी उन्होंने तकरीबन घुटने टेक दिए थे। ठीक है, उसके बाद फिर अरब को कंट्रीज़ को पता चला कि ऑयल कितना ज़्यादा पावरफुल एक वेपन है, ऑयल वेपन है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसराइल अरब वार ख़त्म हुई तो आलमी मार्केट में पेट्रोल की जो कीमत थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई बढ़ गई थी। तो इन्होंने जो उस बढ़ी हुई कीमत के ऊपर जो पेट्रोल को बेचना शुरू किया, तो तब जाके इनको पता चला कि ऑयल कितनी ज़्यादा एक वेपन है। तब से इन्हें पता चला कि हमारी एक जो बहुत बड़ा हथियार जो इकॉनमी है वो हमारे पास है, अरब कंट्रीज़ के पास है, जो पर्शियन गल्फ़ है कंट्रीज़ है। ठीक है जी। उसके बाद है सऊदी अरब की जो बेसिकली इकॉनमी का अगर हम देखें तो वो ज़्यादातर बेस करती है पेट्रोलियम डॉलर के ऊपर। ठीक है जी। लेकिन सऊदी अरब जो है ना वो अब एक सोच रहा है कि वो सिर्फ पेट्रोल के ऊपर ही बेस नहीं करेगा, वो अपनी जो है वो इकॉनमी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो उन्होंने फ़ैसला किया है ये जो रेड सी के साथ माउंटेन्स हैं ये वाले, इनसे जो मिनरल्स हैं इनको निकालेगा, जिनकी मालियत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। ठीक है, एक अंदाज़े 2010 में एक वर्ल्ड सेशंस में जो तकरीबन जो मुल्क इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं हुए थे उन कंट्रीज़ में जो थे, एक सऊदी अरेबिया था, चाइना था, रशिया था, इंडिया था। ठीक है जी। तो ये कंट्रीज़ जो थी वो मोस्ट इफ़ेक्ट नहीं हुई थी क्योंकि इनके पास जो था डॉलर्स काफ़ी हद तक रिज़र्व मौजूद थे। अच्छा जी। उसके बाद सऊदी अरब को जो एक हमेशा ख़तरा लाहक रहा है वो एक फूड वेपन
ठीक है, फूड कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि सऊदी अरब का जो लैंड है वो डिजर्टेड लैंड है, यहाँ पर इरिगेशन नहीं होती। तो सऊदी अरब कहता है कि अगर मैं दुनिया के ख़िलाफ़ एक ऑयल एम्बार्गो लगा सकता हूँ, ऑयल वेपन यूज़ करता हूँ, तो जो बाकी कंट्रीज़ है वो हमारे लिए फूड वेपन को फूड जो कर सकते हैं हमारे लिए। क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो डिजर्टेड इलाका है, क्योंकि यहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा फ्रेश वाटर मौजूद नहीं है। तो सऊदी अरब को हमेशा से ये ख़तरा लाहक रहा है। 1980s के तकरीबन वक्त में, ठीक है, सऊदी अरब ने एक कैंपेन शुरू की थी कि वो जो है ना वो इरिगेशन करेंगे अपने इस पूरे इलाके में। तो उन्होंने एक कैंपेन शुरू की और मुख्तलिफ़ इलाकों में जो डिज़र्टेड इलाके हैं इनके अंदर वेल खुदवाए, कुएँ खुदवाए, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। क्योंकि वो जो कुएँ यहाँ पर खुदवाए थे, वेल्स खुदवाए थे, वो तकरीबन बस एक बार पानी देते थे, उसके बाद वो फिर उनका पानी जो है ना सूख जाता था। उसके बाद सऊदी अरब ने डीसैलिनाइजेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट कराया। डीसैलिनाइजेशन अब इसका क्या मतलब है कि जो समंदर का जो साल्टी वाटर है उसको हम जो उसके अंदर जो साल्ट मौजूद है उसको साल्ट को निकाल कर फ्रेश वाटर जो है ना वो इन जो है इलाकों तक पहुंचाया जाए। लेकिन ये इतना ज़्यादा जो महंगा प्रोसेस था कि इनको गल्फ़ कंट्रीज़ जो बेसिकली ये जो पर्शियन गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो भी वो जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो जो फ्रेश वाटर की जो आर्टिफिशियल इन्होंने जो नहरें खुद बनाई हैं वो तकरीबन इस इलाके तक ही हैं, महदूद हैं, यहाँ तक ही हैं तकरीबन, ठीक है। लेकिन ये वाला जो इलाका सारा है वो बहुत ज़्यादा खाली है, डिज़र्टेड है। तो वहाँ पर जो है ना एक पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। क्योंकि जहाँ पर भी कुएँ खोदते हैं, क्योंकि पानी और ऑयल की लेयर तकरीबन एक जैसे ऊपर होती है, तो जहाँ पर भी वो कुआँ खोदते हैं वहाँ पर पानी के साथ साथ पेट्रोल निकल आता है। तो ये एक पानी जो है ना बहुत बड़ा मसला रहा है सऊदी अरेबिया के लिए। वहाँ पर पानी तकरीबन इतने ही भाव में बिकता है जहाँ जैसे पाकिस्तान में पेट्रोल जो है ना वो पेट्रोलियम स्टेशन पर बिकता है। तो ये एक जो है ना वो एक मसला रहा है सऊदी अरेबिया के लिए। उसके बाद जो है ना वो सऊदी अरेबिया के अंदर हमारी जो है ना वो होलीएस्ट प्लेसेस हैं, जैसे मक्का और मदीना है। तो एक जो है इकॉनमी जो है वो इनकी टूरिज़्म के ऊपर भी इन्हिसार करती है। क्योंकि हर साल जो है ना वो मुसलमान वहाँ पर मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं हज परफॉर्म करने के लिए, उम्रा करने के लिए। तो जिससे वो उनका जो इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन्हिसार करती है टूरिज़्म के ऊपर। तो यही थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, सऊदी अरेबिया के हवाले से। तो होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।